वो भी ऐसे अचानक? अरे हाँ मम्मी, जब एक ही शहर में ससुराल और मायका दोनों हो तो इंतजार किस बात का। जब मेरा मन करेगा तब मैं अपनी माँ से मिलने आ जाऊंगी। हाँ हाँ बेटा, क्यों नहीं, ये तेरा ही घर है, जब तेरा मन करे तब तू आ जाया कर। मम्मी, भाभी कहाँ गई? मुझे लगा कि मैं दोपहर को जाऊंगी तो मम्मी और भाभी दोनों से एक साथ मिल लूंगी, लेकिन भाभी तो दिखाई नहीं दे रही है। अरे बेटा, अपने कमरे से बाहर हो तब ना दिखाई देगी। जैसे तैसे बस रसोई का काम निपटाती है और अपने कमरे में दौड़कर चली जाती है। पूरे दोपहर भर ना जाने अपने कमरे में क्या करती है बेटा। और एक मैं हूँ जो बेचारी यहाँ टीवी के सामने दिन भर तकते रहती हूँ। तुझे तो मालूम है दोपहर को वैसे भी मुझे नींद आती नहीं है। मम्मी, दोपहर भर आप सोते नहीं तो अकेले क्या करते रहते हो यहाँ? क्या करूंगी बेटा, पूरी दोपहर भर टीवी देखकर ही अपना समय गुजार देती हूँ। अब यहाँ कौन बैठा है मुझसे बोलने चालने वाला? अब तो तेरी भाभी सीधे 4 बजे चाय के ही समय पर बाहर आएगी बेटा, तब तक मैं अकेली ही रहती हूँ यहाँ। अरे मम्मी, सब आपकी ही तो गलती है। आपने ही तो भाभी को इतना सिर चढ़ा रखा है कि जैसे तैसे रसोई का काम निपटाती है और भाभी अपने कमरे में सोने चली जाती है। देखिए मम्मी, मैं तो आपको शुरू से समझाते आई हूँ और आज भी समझा रही हूँ, कभी भी ना अपनी बहुओं की लगाम अपने हाथ से छोड़नी नहीं चाहिए, वरना बाद में हाल तो देख ही रही हैं आप। और एक बात और मम्मी, देखना आप विजय भैया कहीं भाभी के कहने पर ना आ जाए। अरे तुझे क्या बताऊं बेटा, शादी के बाद अपना बेटा अपना कहाँ रहता है, वो तो सिर्फ अपनी पत्नी का पति बनकर रह जाता है। और फिर क्या, अपनी पत्नी के सुर में सुर मिलाने लगता है। तेरा भाई भी ना तेरी भाभी के रंग में रंगने लगा है। अरे तेरी भाभी जैसा कहती है ना वैसा ही करता है तेरा भाई। लेकिन तू तो जानती है ना बेटा मुझे, मैं भी कहाँ कम हूँ। इसका मतलब मम्मी, विजय भैया भी आपके हाथ से निकल गए हैं? अरे नहीं बेटा, क्या तू अपनी माँ को जानती नहीं है? एक दिन मैंने ऐसा ड्रामा किया घर में कि तेरा भाई भी मेरी बात मानने पर मजबूर हो गया। उस दिन से ऐसे अकल ठिकाने लगाई ना मैंने विजय के कि उसके बाद से वो मेरे सामने अपनी बीवी की तरफदारी नहीं करता है, वरना पहले तो बीवी के पीछे पीछे रसोई तक चला जाता था। अच्छा, ऐसा करते थे मम्मी विजय भैया? अरे हाँ बेटा, क्या बताऊं, मेरा भी लिहाज नहीं करते थे दोनों। लेकिन उस दिन के बाद ना बेटा काजल, दोनों के अकल ठिकाने लग गए हैं। अब मेरे सामने ना दोनों एक दूसरे से ज्यादा बात नहीं करते हैं। अरे वाह मम्मी, ये तो आपने बहुत अच्छा किया। इसे ही तो कहते हैं कि घर की कमान अपने हाथ में लेना। अगर आपने ऐसा नहीं किया होता ना मम्मी, तो कल के दिन ये भाभी भैया को हमारे खिलाफ भड़काती। अरे मैं सब समझती हूँ बेटा कि तेरी भाभी ना दिखती सीधी सादी है, लेकिन ये कम नहीं है, बहुत ही साथे दिमाग वाली है। वो तो अच्छा हुआ कि मैंने अपने विजय को अपनी आंखों से दबा लिया, वरना कल के दिन ये मेरे विजय को हमारे खिलाफ भड़का दी होती। हाँ मम्मी, ये भाभी के भोले भाले चेहरे के पीछे ना बहुत ही साथे दिमाग है। मैं तो बखूबी समझती हूँ भाभी को। और मैं तो कहती हूँ आपने ये बहुत अच्छा किया कि दोनों को ना समय रहते रोक लिया आपने। अब चाहे वो अपने बेडरूम के अंदर चाहे कितनी भी बेशर्मी रहते, लेकिन कम से कम आपका लिहाज तो करेंगे, आपके सामने एक दूसरे से बातचीत तो नहीं करेंगे। और नहीं तो क्या बेटा, जो भी बात हो वो अपने कमरे में जाकर करो, लेकिन हमारे सामने ना एक दूसरे से दूर ही रहो। मैंने साफ साफ कह दिया है तेरे भाई से। बहुत अच्छा किया मम्मी आपने, वरना भाई यदि भाभी के पीछे पीछे पूरे घर में घूमेगा ना तो हमारी क्या कदर करेगा बताओ? अरे ऐसे ही चलता रहा तो कहाँ कोई कदर रह जाएगी बेटा हमारी। यही सोचकर तो मैंने सख्त हिदायत दे रखी है तेरे भाभी भैया को। हाँ बेटा, शुरुआत में तो यही सब हो रहा था घर में, लेकिन वो तो मैंने समय रहते सब कुछ ठीक कर लिया। अरे ये सब जाने दे बेटा, और बता काजल, तेरे ससुराल में सब कैसा चल रहा है? अरे मम्मी, आप अपने दामाद अमित जी को तो जानते ही हो ना, कैसे वो मेरे यहाँ में हाँ मिलाते हैं। अरे मम्मी, एक उन्हीं का साथ तो है मुझे, जिनकी वजह से ससुराल में मेरा दिल लग जाता है, वरना आप मेरी सास और ननद को तो जानती ही है ना। वो तो भगवान का लाख लाख शुक्र है मम्मी कि मुझे इनके जैसा पति मिला है, जो मेरी बुराई ना बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकते। मेरी सास और ननद तो ना इनके सामने बिल्कुल चुप करके बैठ जाती हैं। हाँ बेटा, सब कुछ तो मैंने अपनी आंखों से ही देखा है। अरे दामाद जी का तो क्या ही कहना, वो तेरी बुराई ना किसी के भी मुंह से बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकते। बहुत ही अच्छे इंसान है अमित जी तो, और मैं ये भी जानती हूँ बेटा वो कभी तुझे कोई तकलीफ नहीं दे सकते। और रही बात बेटा तेरी सास और ननद की, तो जब तक पति साथ दे रहे हैं तब तक वो दोनों तेरा क्या ही बिगाड़ लेंगे। अरे मैं तो बड़ी किस्मत वाली हूँ बेटा, जो मुझे ऐसा दामाद मिला है जो मेरी बेटी को खुश रखना बखूबी जानता है। अरे नमस्ते काजल दीदी, आप कब आई? अरे नैना बहू, जब तुम अपने कमरे में आराम फरमा रही थी ना तभी आई है काजल, लेकिन तुझे फुर्सत ही कहाँ है तेरे कमरे से निकलने की? और नहीं तो क्या भाभी, पूरे 1 घंटे से आकर बैठी हूँ मैं यहाँ, लेकिन आप तो मेरी आवाज सुन भी ली फिर भी बाहर नहीं आ रही थी। अरे मम्मी जी, लेकिन मैं तो आपके ही सामने आधे घंटे पहले ही तो गई थी कमरे में आराम करने। मैं तो थक गई थी मम्मी जी, इसलिए मैंने सोचा कि आधे घंटे आराम कर लेती हूँ। और वैसे भी आज तो घर की काम वाली भी नहीं आई थी, इसलिए सारा काम मुझे अकेले ही करना पड़ा, इसलिए थकी हुई थी, वरना रोज तो मैं आपके साथ इधर बैठती हूँ ना मम्मी जी। अरे भाभी जाने दीजिए ना, अब आधा घंटे 1 घंटे में ज्यादा अंतर नहीं है, ये सब बात छोड़िए आप। अच्छा दीदी, मैं अभी आपके लिए चाय पानी लेकर आती हूँ। अरे नहीं नहीं भाभी, बैठिए ना, जरा बैठकर बात तो कीजिए। और बताइए दीदी, आपके ससुराल में सब बढ़िया है? हाँ भाभी, वहाँ तो सब बढ़िया है, बस आप मुझे ये बताइए कि इस बार आप मुझे भाई दूज में क्या उपहार देंगी? दीदी गिफ्ट तो आपके भैया ही देंगे ना, मैं थोड़ी ना नौकरी करती हूँ। अरे बहू,
विजय तो काजल को गिफ्ट देते रहता है, लेकिन इस बार काजल ना अपनी भाभी से उपहार चाहती है। और मेरे हिसाब से तो तुम उससे रिश्ते में भी बड़ी हो, उम्र में भी बड़ी हो, तो तुम्हारा भी कुछ फर्ज बनता है ना तुम्हारी ननद के प्रति, तो तुम्हें तो उपहार देना पड़ेगा। लेकिन मम्मी जी, मेरे पास देने के लिए कुछ होना भी तो चाहिए, मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, फिर मैं क्या गिफ्ट दूंगी दीदी को? अरे बहू, इसमें चिंता करने वाली क्या बात है? एक काम करो, अभी रक्षाबंधन में तुम्हें जो सोने की अंगूठी आई है ना मायके से, वही उठा कर दे दो फिलहाल में। मम्मी जी, आप तो जानती ही है ना, वो अंगूठी मेरी माँ की आखिरी निशानी है। अभी पिछले साल ही तो माँ का देहांत हुआ है, उसके बाद माँ के सारे जेवर हम तीनों बहनों में बराबर बराबर बांट दिया है हमारे भैया ने, और मेरे हिस्से में माँ की वो अंगूठी ही तो आई है, और मैं वो दीदी को नहीं दे पाऊंगी। मम्मी जी, मुझे माफ कीजिएगा। डोंट वरी भाभी, वैसे भी मुझे ना ये सोने वोने की अंगूठी वंगूठी नहीं चाहिए। और मम्मी, आजकल ये सोने की अंगूठी पहनता कौन है? अब तो डायमंड का फैशन चल रहा है, इसलिए मम्मी इस बार तो मुझे गिफ्ट में ना डायमंड का ही कुछ चाहिए। हाँ बेटा, तेरी इच्छा जरूर पूरी होगी। आखिरकार तू अपनी भाभी की एक लौती ननद जो है, इस बार तेरी भाभी अपने मायके में भैया भाभी से डायमंड का ही कुछ जेवर मांग लेगी। क्यों बहू, सही कह रही हूँ ना मैं? हाँ भाभी, मम्मी ने बिल्कुल ठीक कहा, इस बार आप कुछ डायमंड वाला जेवर ही मांग लेना अपने मायके से। वैसे भी आपके मायके वाले तो कितने पैसे वाले हैं। मम्मी जी, ये आप कैसी बात कर रहे हो? काजल दीदी के डायमंड के जेवर के लिए क्या मैं अपने मायके वालों को परेशान करूंगी? अरे हमारी शादी को इतना समय हो गया है मम्मी जी, और इतने समय बाद भी यदि मैं अपने मायके से उपहार मांगते रहूं तो बताइए ये अच्छा लगेगा क्या मम्मी जी? अरे बहू, इसमें अच्छा या बुरा लगने वाली कौन सी बात है? भाई ससुराल वाले तो बहू के मायके से मांगते ही आए हैं और मांगते ही रहेंगे, इसमें अच्छा बुरा लगने वाली कोई बात है ही नहीं। देखिए मम्मी जी, बुरा मत मानिएगा, लेकिन आज के जमाने में ऐसे खोखले विचार कोई नहीं रखते हैं। मैं आप लोगों के लिए अभी चाय नाश्ता लेकर आती हूँ। देखा ना मम्मी आपने कैसे जुबान चलाती है भाभी? हाँ बेटा, सब देख रही हूँ मैं, और उसी तरह मैं बाद में मजा चखाती हूँ। और ना तू फिक्र मत कर, इस बार तुझे डायमंड का सेट जरूर दिलाऊंगी मैं। इन दोनों माँ बेटी ने तो अच्छी लूट मचा रखी है। जब भी इन लोगों को कुछ चाहिए होता है, बस मेरे मायके तक पहुँच जाते हैं। मैं अपने मायके से ये ला लूँ वो ला लूँ, उसके बाद मैं अपनी ननद को दे दूँ। शुरू से इन लोगों का यही चलते आया है। अरे मुझे अच्छे से याद है, जब पहली बार मैं इस घर में दुल्हन बनकर आई थी, तब मम्मी जी ने अपनी बिटिया से कहा था कि बेटा तुझे भाभी के सामान से जो भी चीज चाहिए होगा वो जाकर तुम उठा लो, क्योंकि भाभी के सामान पर तो पहले ननद का ही हक होता है। और ये काजल भी कहाँ कम थी, ये तो आई और उन्हीं साड़ियों को उठा ली जो मेरी माँ ने मेरे लिए खरीदी थी। वो भी कितनी सुंदर सुंदर भारी भारी साड़ियाँ थी। और इतना ही कहा, जब भी मायके आती है काजल दीदी, मेरे कमरे से उन्हें जो पसंद आता है वही उठा कर ले जाती है। और मम्मी जी अपनी बेटी को रोकने की बजाय पूरा साथ देती है अपनी बेटी का, इसलिए तो उनकी बेटी का सर बढ़ते जा रहा है दिन ब दिन। विजय जी ने भी तो सब कुछ देखा था और अपनी माँ को समझाने की कोशिश भी की थी, लेकिन मम्मी जी ने तो जैसे बात का बतंगड़ी मचा दिया था घर में। मम्मी जी ने इन्हें भी कितना कुछ कहा था। अरे क्या क्या नहीं बोल गई थी कि बीवी का रंग चढ़ गया है इसके ऊपर, कल की आई लड़की के लिए ये अपनी माँ का साथ नहीं दे रहा है, बस बीवी का पल्लू पकड़ के चल रहा है। कितना ड्रामा किया था मम्मी जी ने, और इन्हें इमोशनल ब्लैकमेल किया था कि हम माँ बेटी तो अब कहीं की नहीं रह गई, हमारा बेटा तो बस बहू का होकर रह गया है। बहू के आते देरी नहीं और माँ और बहन हमारे बेटे को गलत लगने लगी, और ना जाने क्या क्या कहा था इन्होंने। बस वही दिन तो मेरे लिए आखिरी दिन था जब इन्होंने मेरा साथ दिया था, उसके बाद तो इन्होंने जैसे मेरा साथ देना ही छोड़ दिया। अब तो चाहे कितना कुछ कह दे मम्मी जी मुझे, लेकिन ये कभी मेरा साथ नहीं देते। लेकिन ये भी क्या करेंगे, बेचारे मजबूर है, क्योंकि घर में वो बवाल नहीं चाहते, वो तो बस यही चाहते हैं कि हमारे घर में हमेशा सुख शांति बनी रहे। अरे नैना बहू, चाय नहीं बनी क्या? हाँ मम्मी जी, बस अभी लेकर आई। अरे नमस्ते जिया जी। जी नमस्ते भाभी। अरे आइए आइए दामाद जी। नहीं मम्मी जी, मैं तो बस मीनू को छोड़ने आया था, मुझे ऑफिस के सिलसिले में कहीं जाना है। मीनू घर पर अकेली हो गई थी, मम्मी पापा भी मंदिर गए हुए हैं। अरे जिया जी, ऐसे कैसे जाएंगे? कम से कम चाय तो पी लीजिए। नहीं भाभी जी, अभी तो मुझे सच में बहुत जरूरी काम है, मैं फिर कभी खाने पे आता हूँ ना। ठीक है जिया जी। ठीक है काजल, चलता हूँ मैं। हाँ जी, बाय पापा। बाय बेटा। अरे मेरी मीनू कितनी बड़ी हो गई है बेटा। मिनल बेटा, आप क्या खाओगे बताओ, मैं आपके लिए कुछ बना देती हूँ। नहीं मामी जी थैंक यू, बट मैं अभी अपना लंच फिनिश करके आई हूँ। ओके बेटा, हम बाद में कुछ बना देंगे। और बताओ बेटा मीनू, तुम्हारा टेस्ट कैसा रहा? हाँ मम्मी, सब कुछ ठीक रहा। मम्मी मुझे नींद आ रही है। हाँ चलो ना बेटा, तुम्हारी मामी के कमरे में चलो। हाँ जाओ बेटा, थोड़ी देर आराम कर लो तुम भी। मम्मी आप भी लेटिए ना यहाँ मेरे साथ। अरे नहीं बेटा, तुम लेटी रहो आराम से, मैं देख तो लो जरा कमरे में घूम घूम कर कि तुम्हारी मामी ने इस बार अपने मायके से नया क्या लाया है। यदि मुझे कोई चीज पसंद आ जाए तो मैं ले चलूंगी अपने साथ। ये तो बहुत गलत बात है मम्मी, आप जब भी नानी के घर आती हैं तो मामी का कोई ना कोई सामान अपने साथ ले आती हैं। ये अच्छी बात नहीं है मम्मी, मामी को कितना बुरा लगता होगा, क्योंकि मामी की मम्मी पापा ने उन्हें दिया होगा ना वो सारा सामान जो आप अपने साथ हमारे घर ले चलती हैं। देखो मिनल बेटा, अभी तुम छोटी हो, अभी तुम्हें ये सारी बातें समझ में नहीं आती। मैं इस घर की बेटी हूँ और इस घर की हर चीज पे तुम्हारी मामी से पहले मेरा अधिकार है। इसलिए मिनल बेटा, मैं जो चाहूँ वो अपने मायके से अपने ससुराल ले जा सकती हूँ, मुझे कोई रोकेगा टोकेगा नहीं।
हो बेटा मिनल कि मायके में ना एक बेटी का स्थान बहू के स्थान से भी कहीं ज्यादा होता है। क्यों भाभी, मैंने सही कहा ना? हाँ दीदी, आपको जो पसंद है आप अपने साथ ले जा सकती हैं। यहाँ भला कौन आपको रोकने वाला बैठा है? और कहीं किसी ने रोक भी लिया तो तुम कहाँ किसी की सुनने वाली हो? देखो बेटा मिनल, तुम्हारी मामी कितनी समझदार है। और अभी अभी मामी ने भी कहा ना कि इस घर के हर सामान में पहले मेरा अधिकार है। लेकिन देखिए भाभी, वो डायमंड वाली बात भूलना मत आप। कोशिश करूंगी दीदी। दीदी, खाने में क्या पसंद करेंगी आप? भाभी वैसे रात को ही तो मैंने पालक पनीर खाए थे, लेकिन मैं आपको ज्यादा परेशान नहीं करना चाहती, इसलिए काम कीजिए, आप पनीर के पराठे बना दीजिए, मैं अचार में ही खा लूंगी। ठीक है दीदी। मम्मी, आपको मामी जी से झूठ बोलने की जरूरत क्या थी? हमने तो रात को बैगन के भरते खाए थे ना। देखो मिनल बेटा, तुम्हें ये सारी बात समझ में नहीं आती, कभी कभी झूठ बोलना जरूरी हो जाता है। मम्मी अब घर चलिए प्लीज, मुझे कल के टेस्ट की प्रिपरेशन भी करनी है। हाँ बेटा, पहले खाना तो खा ले, उसके बाद चलते हैं। ठीक है मम्मी। ठीक है मम्मी, चलती हूँ मैं। ठीक है बेटा, अपना ख्याल रखना और इसी तरह आती जाती रहना। और ये क्या बेटा, एक ही तरह सामान रखा है तुमने? अरे मम्मी, वो भी नहीं रख रही थी मैं, लेकिन भाभी को बुरा लगेगा इसलिए मैंने कुछ पसंद की चीजें छांट के रख ली है। वैसे भाभी, आपको मेरी डायमंड वाली बात याद तो रहेगी ना? अरे बस कीजिए मम्मी, चलिए ना जल्दी। ठीक है बेटा, पहुँच कर फोन करना। ठीक है मम्मी, आप रोइए मत, मैं तो आते जाते रहती हूँ ना। कितना ड्रामा करती है ये मम्मी जी, दीदी तो हफ्ते में 4 बार आकर चली जाती हैं। काजल बहू, अरे सिर में बहुत दर्द हो रहा है, जरा एक कप चाय बना के दे देती। काजल बहू। क्या हुआ मम्मी जी, क्यों आवाज लगा रही हैं आप मुझे? अरे बेटा, मेरे सिर में बहुत दर्द हो रहा है, जरा एक कप चाय बनाकर तो देना। जी मम्मी जी, अभी ले आई। अरे जल्दी जल्दी मैं अपना काम निपटाती हूँ, ताकि मैं जाकर अपने कमरे में सुकून से 2-4 घंटे आराम कर सकूं। लेकिन ये मम्मी जी को चैन नहीं रहता। देखिए कि जैसे मैं अपने कमरे में गई हूँ, बस आवाज लगाने शुरू कर देती है। अरे खुद तो दोपहर भर सोती नहीं और साथ बराबर हमें भी नहीं सोने देती है। मम्मी, अरे क्या हुआ बेटा, क्यों इतनी खुश हो रही है तू? हाँ मम्मी, खुशी की बात है, हमारे घर ना एक बहुत अच्छी पार्टी होने वाली है बहुत जल्दी। ये क्या बोल रही हो तुम? पार्टी? कैसी पार्टी होने वाली है? मम्मी, मैंने दादी जी और बुआ जी की बातें सुनी अभी फोन पे। दादी जी कह रही थी बुआ जी से कि बेटा तुम इस बार यहीं आ जाना, तुम्हारा जन्मदिन हम बहुत ही धूमधाम से मनाएंगे, बहुत अच्छी पार्टी देंगे घर में। हे भगवान, सत्यानाश हो, ये मधु दीदी की जन्मदिन की पार्टी यहाँ देने की क्या जरूरत है मम्मी जी को? बस बैठे ठाले खर्चा बढ़ाने का ही सोचते रहती हैं ये दोनों माँ बेटी। क्या हुआ मम्मी, आप खुश नहीं है? बेटा मीनू, इसमें खुशी जैसा तो कुछ है नहीं, बेकार में तुम्हारे पापा का खर्चा बढ़ जाएगा। अच्छा, तभी मुझे समझ में आया मम्मी, पिछले बार मामा जी थोड़े परेशान से क्यों लग रहे थे। आपकी जन्मदिन की पार्टी मामा के घर में हुई थी ना पिछली बार, मामा जी का भी बहुत खर्चा हो गया होगा। मीनू, आजकल तुम ज्यादा ही बात करने लगी हो। अरे बड़ों की बातों में ऐसे ध्यान नहीं दिया जाता, जाकर अपनी पढ़ाई लिखाई करो। अरे काजल, चाय ले आओ बेटा। इतनी गुस्सा आती है ना मम्मी जी के ऊपर मुझे। अरे अपनी बेटी को जैसे सर पर ही चढ़ा कर रखा है इन्होंने। और अभी दीदी को आने की जरूरत क्या है? अभी 1 महीने पहले ही तो आकर गई थी, फिर मुंह उठा के आने की सोचने लगी। लगता है इनके ससुराल में खाने पीने का नहीं होगा, तभी तो ले देकर बस अपने मायके में आकर बैठ जाती है। अरे मधु, माँ कब से चाय के लिए आवाज लगा रही है और तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं तो गिल्ली डंडा खेल रही हूँ, खेलेंगे आप भी? अरे क्या हुआ काजल, क्यों इतना भड़क रही हो तुम? अरे भड़कू नहीं तो क्या करूँ? अब देखिए ना, मम्मी जी बेकार में ही बैठे ठाले खर्चा बढ़ाने का ही सोचते रहती है। अरे बात क्या हुई ये तो बताओ। अरे होना क्या था जी, मम्मी जी मधु दीदी को यहाँ बुलवा रही है, बोलती है कि उनकी जन्मदिन की पार्टी देंगी वो यहाँ। हाँ काजल, माँ ने बताया था मुझे इस बारे में। लेकिन आपने मुझे बताना जरूरी नहीं समझा? अरे नहीं, ऐसी बात नहीं है, मैं भूल गया था। रहने दीजिए, आजकल मैं देख रही हूँ आप दिन ब दिन बदलते ही जा रहे हैं। आप मेरा साथ आजकल नहीं देते हैं, ले दे के बस अपनी मम्मी और अपनी बहन का ही साथ देते हैं। अरे बहू, चाय नहीं बनी क्या? बस अभी लाई मम्मी जी। लीजिए मम्मी जी, चाय पी लीजिए। अरे बहू, मैं तो तुम्हें बताना ही भूल गई थी, कल मधु आ रही है अपने बच्चों के साथ। हाँ अच्छी बात है। काजल अपने मायके में तो पूरा हक जताती है, लेकिन मेरी बेटी मधु को तो किसी भी तरह का कोई अधिकार जमाने नहीं देती है। क्योंकि ये काजल बहू जब भी मायके जाती है तो उसकी भाभी को जो भी सामान मायके से मिलता है वही सामान उठा कर ले आती है। और यदि कुछ कहो तो कहती है कि मैं उस घर की बेटी हूँ, उस घर की बहू से ज्यादा बेटी का अधिकार है सारी चीजों में। लेकिन काजल की समझदारी कहाँ चली जाती है जब मधु किसी चीज पर अपना अधिकार जताती है। लेकिन इस बार मैंने भी सोच रखा है, इस काजल को ना अच्छा सबक सिखाऊंगी मैं। 2 दिनों के बाद काजल की ननद मधु आ जाती है अपने मायके अपने दोनों बच्चों के साथ। और बेटा मधु, तेरे ससुराल में सब बढ़िया है? समदन जी की तबीयत कैसी है? हाँ मम्मी, मम्मी जी भी एकदम ठीक है, इसलिए तो उन्होंने मुझे खुशी खुशी कहा मम्मी कि मैं अपने मायके जा सकती हूँ, वरना उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती तो मैं खुद भी नहीं आना चाहती हूँ। हे हाय सोनू, कैसी हो तुम? और पिंटू भैया कहाँ गए? दीदी, भैया तो सामने ही खेल रहे हैं। अच्छा सोनू, चलो तुम हमारे कमरे में, पापा ने ना मुझे एक नया वीडियो गेम दिलाया है, वही दिखाती हूँ मैं तुम्हें। ठीक है दीदी। मम्मी भाभी कहाँ गई? दोपहर का समय है, तेरी भाभी अपने कमरे में आराम करती होगी। हाँ मम्मी। अरे दीदी आप कब आई? भाभी
दोनों ननद भाभी बैठकर बात कर लो अंदर। और सुनो मधु बेटा, अभी अभी तो तुम्हारी भाभी अपने मायके से आई है और बहुत सारा उपहार भी लेकर आई है। यदि तुम्हें कोई चीज पसंद आए तो तुम हिचकिचाना मत, मांग लेना अपनी भाभी से। एक लौती ननद हो ना, तुम्हारी भाभी तुम्हें कभी मना नहीं करेगी। हाँ हाँ मधु, मांग लेना अपनी भाभी से, तुम्हारी भाभी तुम्हें कभी मना नहीं करेगी। ठीक है भैया, चलिए ना भाभी, आपके कमरे में चलते हैं। वहीं थोड़ी देर आराम भी कर लूंगी मैं, और यदि कोई चीज पसंद आए तो वो ले भी लूंगी। मीनू दीदी, आपको नहीं मालूम, नानी जी इस बार ना मम्मी के जन्मदिन में हीरो का हार देने वाली है। अरे मेरी नानी भी तो देने वाली है मेरी मम्मी को। तो दीदी, ये बच्चे क्या बोल रहे हैं? हाँ भाभी, माँ ने कहा है मुझे इस बार कि वो मेरे जन्मदिन में मुझे हीरो का हार देंगी। बाप रे, हीरो का हार? हाँ भाभी, और अभी अभी मीनू ने भी तो कहा कि मीनू की नानी भी तो आपको देने वाली है ना। अरे नहीं दीदी, बच्चे तो बस कुछ भी बोलते रहते हैं। मम्मी, आप झूठ क्यों बोल रहे हो? आपने मामी जी से कहा है ना कि वो अपने मायके से हीरो का कुछ जेवर बुलवाएंगी, तो फिर नानी वही जेवर उठाकर आपको दे देंगी। मीनू, मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया है कि बड़ों के बीच में बात नहीं करते। जाओ बाहर जाकर खेलो। अरे बच्चे हैं दीदी, कुछ भी बोलते रहते हैं। हाँ भाभी, वैसे दिखाइए ना, इस बार आपने अपने मायके से क्या क्या लाया है? अरे कुछ खास नहीं लाया है दीदी मैंने। अच्छा मायके वाला मत दिखाइए, लेकिन करवा चौथ में भैया ने जो शॉपिंग करवाया था वो तो दिखा दीजिए। अरे दीदी, बाद में देख लेना ना, अभी तो आप थके हुए आए हैं। चलिए चलकर कुछ खा लीजिए। अच्छा ठीक है भाभी। ये अपने आप को कैसे नहीं समझती है कि जो मैं इसे अपने सारा सामान दिखा दूं और ये अपनी मर्जी से कोई भी सामान ले ले। अरे मैं इतनी बेवकूफ नहीं हूँ अपनी भाभी की तरह जो अपना कोई भी सामान अपनी नंद को चुपचाप दे दूं। अरे काजल बहू। जी मम्मी जी। क्या हुआ मम्मी जी? अरे मैं तुम्हारी मम्मी को बहुत देर से फोन लगा रही हूँ, लेकिन तुम्हारी मम्मी है कि फोन नहीं उठा रही है। क्यों मम्मी जी? अरे मैंने सोचा बहू कि 4 दिनों बाद मधु का जन्मदिन है ना, तो हम लोग यही पार्टी दे रहे हैं, तो तुम्हारी मम्मी को 4 दिन पहले बता दूं, तभी तो वो तैयारी कर पाएंगी ना। कैसी तैयारी मम्मी जी? अरे भाई, कैसी तैयारी का क्या मतलब? वो अपने समधन जी के यहाँ आएंगी जन्मदिन की पार्टी में, तो क्या खाली हाथ आ जाएगी? अरे वो मधु के लिए उपहार लेकर आएगी, हमारे लिए आएगी, तुम्हारे ससुर जी के लिए, बच्चों के लिए, अपने दामाद के लिए, और फिर तुम्हारी दो बुआ सास भी तो है, उनके लिए भी तो उपहार लेकर उन्हें आना पड़ेगा ना। क्या मम्मी जी, इतना सब कुछ लेकर आना पड़ेगा मेरी माँ को? हाँ बहू, इसमें तो चौंकने वाली क्या बात है? इधर तो ऐसे रीति रिवाज चलते हैं कि जब भी कोई कार्यक्रम में अपनी समधन के यहाँ जाओ तो ये सारे उपहार तो लेकर जाने पड़ते हैं। अरे मैं भी कितनी बेवकूफ हूँ। अरे तुम्हारी बड़ी मम्मी और बड़े पापा को उपहार तो मैंने बताया ही नहीं। अरे वो भी तो तुम्हारी बड़ी सास ससुर है ना, उनके लिए भी उपहार चाहिए होगा। तो एक काम करना, यदि तुम्हारी माँ से बात हो तो ये सारी बातें बता देना तुम उन्हें। लेकिन मम्मी जी, मेरे मायके में तो ऐसी कोई प्रथा नहीं है। बहू, यदि तुम्हारे मायके में ऐसी कोई चलन नहीं है तो तुम चिंता मत करो, तुम्हारे मायके के किसी भी कार्यक्रम में हम कुछ लेकर नहीं जाएंगे, लेकिन तुम्हारे ससुराल में तो ये प्रथा है ना, इसीलिए तुम्हारी मम्मी को ये सारा सामान तो लेकर आना ही पड़ेगा। ठीक है, अगर बात हो तो मैं बता दूंगी, और बात ना हो तो मैं खुद ही अपने मायके चली जाऊंगी कल। मम्मी, भाभी का चेहरा देखा आपने? हाँ बेटा, देखा ना मैंने। अरे तेरी भाभी के चेहरे का तो रंग ही उड़ गया ये सब सुनकर। अरे तेरी भाभी को सबक सिखाना बहुत जरूरी हो गया बेटा। ये लेना तो बहुत अच्छी तरह से जानती है, लेकिन इसकी नीयत किसी को देने की नहीं रहती कभी। ये कहाँ के नए नए नियम बनाती है मम्मी जी? तो कोई इनकी बेटी का भाषा है क्या जो मेरे मायके वाले इतना सारा उपहार लेकर आएंगे? ये बेकार के नियम कानून मैं नहीं मानने वाली हूँ। अरे आपकी माँ को क्या हो गया है? ये कहाँ के नए नए नियम कानून बता रही है आपकी माँ, और आप चुपचाप खड़े होकर वहाँ सुन रहे हैं। आप मना भी नहीं कर रहे हैं कि ऐसा कोई नियम तो होता नहीं है। अरे मैं क्या बोलता काजल, तुम ही तो मुझे हमेशा कहती हो कि मायके में बहुत सारे ऐसे नियम कानून होते हैं, बहुत सारी ऐसी प्रथाएं होती है, लेन देन के बहुत सारे ऐसे रस्म रिवाज होते हैं जिनके बारे में मुझे कुछ नहीं पता। जब भी काजल तुम अपनी भाभी का कोई सामान लिया करती थी तो मैं तुम्हें मना करता था, तब तुम मुझे क्या कहती थी कि मुझे कुछ नहीं मालूम, मायके में बहुत सारी प्रथाएं होती हैं, बहुत सारे नियम होते हैं। जब मुझे तुम्हारे मायके की कोई प्रथा या नियम के बारे में नहीं पता तो फिर मैं अपनी बहन के मायके के बारे में कैसे जानूंगा? इसीलिए मुझे लगा कि मेरा चुपचाप ही रहना बेहतर है। हाँ, आप तो चुप ही रहिए, आप कुछ मत बोलिए, लेकिन हाँ, मैं अपनी माँ को ना ये फिजूल के नियम कानून नहीं मानने दूंगी, ये सब उपहार नहीं देने दूंगी, और मैं कल सुबह ही अपने मायके जा रही हूँ। ये सारी बात मैं अपनी माँ को बताऊंगी। ठीक है, जाओ तुम, लेकिन देखो जन्मदिन वाले दिन वापस आ जाना। आऊंगी तो जरूर, लेकिन उपहार के साथ नहीं, खाली हाथ आऊंगी। इस तरह काजल दूसरे दिन गुस्सा करते हुए अपनी बेटी को लेकर अपने मायके चली जाती है। अरे काजल बेटा, ससुराल में तो तेरी नंद आई हुई है ना, और तू यहाँ? हाँ मम्मी, इसीलिए तो आई हूँ। अरे क्या हुआ काजल बेटा, आज तेरा चेहरा इतना उतरा हुआ क्यों है? अरे क्या बताऊँ मम्मी, मेरी सास ने ना मेरा जीना हराम करके रखा है। क्यों बेटा, अब क्या किया तेरी सास ने? देखिए ना माँ, 3 दिनों के बाद मेरी ननद का जन्मदिन है, तो मेरी सास ने उसे मायके बुला लिया है, और अब मेरी सास ही एक शानदार पार्टी देने वाली है उसके जन्मदिन का। अच्छा, तेरी सास को भी कुछ नहीं लगता क्या? बस फिजूल के खर्चे करते रहती है। हाँ मम्मी, और उससे भी बड़ा टेंशन ये है कि मेरी सास ने कहा है कि जब आप लोग जन्मदिन में आएंगे तो सबके लिए उपहार लेकर आएंगे, जैसे कि मेरी बुआ सास के लिए, मम्मी पापा, ननद, नंदोई, उनके बच्चे, और हाँ, बड़ी मम्मी और बड़े पापा के लिए भी आपको उपहार लेकर जाना पड़ेगा। और इतना ही नहीं मम्मी, मेरी सास ने तो मुझे एक लिस्ट भी थमा रखी है। कहा है कि एक लौते भाभी भैया हो तुम, इसीलिए अपनी लौती ननद के जन्मदिन में उसे ये सारे उपहार देना। अरे इतना ही नहीं माँ, बस माँ बेटी
रहती है। और मेरी ननद की बेटी ने तो मुझे ये भी बताया कि उनकी नानी उन्हें उनकी मम्मी के जन्मदिन में कार देने वाली है। अब बताइए, ये तो बैठे ठाले हम लोगों को भिखारी बनाने पर तुले हैं दोनों माँ बेटी। मुझे तो इतना डर लगने लगा है ना मम्मी। और ये आजकल तो कुछ बोलते ही नहीं, कहते हैं मैं क्या बोलूं, चुपचाप अपनी माँ और बहन की बात मान लेते हैं। मुझे तो इतना डर लग रहा है कि ये अपनी बहन को कार लेकर ना दे दे जन्मदिन में। और देखिए ना माँ, मेरी ननद का जब मन करता है मुंह उठाकर मायके चली आती है। अरे मैं तो तंग आ गई हूँ माँ इन माँ बेटियों से। और मालूम है मम्मी आपको, मेरी ननद भी ना कोई कम नहीं है। बस जब देखो तब मेरे कमरे में ही ताक झाक करते रहती है और कुछ कार्यक्रम आया नहीं और भाभी गिफ्ट करके रटन लगाकर बैठ जाती है। और मेरी सास ने तो अपनी बेटी को ना अपने सर पर चढ़ा कर रखा है, जिसका परिणाम मुझे भुगतना पड़ रहा है। अरे बेटा, कैसे बेकार लोग हैं तेरे ससुराल वाले। अरे इन लोगों को इतनी भी समझ नहीं है कि कैसे मुंह उठाकर बेटी के मायके वालों से उपहार मांग ले। अरे तेरी ननद को भी जरा भी अकल नहीं है। अब उसे जो भी कुछ भी चाहिए वो अपने पति से लेना चाहिए ना। अपने भाभी भैया की छाती क्यों छील रही है वो। अरे तेरी ननद को क्या चाहिए तो तेरी नंदोई का फर्ज है ना कि तेरी ननद को वो कार दिलाए। भाई का फर्ज नहीं है ये। सारी गलती ना बेटा तेरी सास की है, जो उन्होंने अपनी बेटी को ना अपने सिर पर चढ़ा कर रखा है। जो मुंह खोले बस अपने भैया भाभी से मांगते रहती है, बेशर्म कहीं की। अरे मम्मी जी, दीदी के ससुराल वाले जो उपहार मांग रहे हैं वो दे दीजिए ना आप। अरे तुम ये क्या बोल रही हो बहू, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? क्यों मम्मी जी, बहुत बुरा लग रहा है लगता है आपको। आप और दीदी भी तो अब तक यही करते आई है ना मेरे साथ। आज जब अपनी बेटी की बारी आई तब आपको ये बात समझ में आई। आज आप दीदी की सास को कितना कुछ कह रही हैं कि उन्हें शर्म नहीं आती कि बहू के मायके से कैसे मुंह उठाकर उपहार मांग रही हैं। लेकिन आप ये क्यों भूल गई मम्मी जी कि मैं भी तो किसी के घर की बेटी हूँ और आपके घर की बहू हूँ। भला आप लोग कैसे मुझे मुंह उठाकर मेरे मायके से उपहार लाने को कहते हैं? तब आप लोगों की शर्म कहाँ जाती है मम्मी जी? आप लोग हमेशा मेरे बारे में बात करते रहते हो ना कि दिन भर मैं कुछ नहीं करती, बस पूरे टाइम मैं अपने कमरे में आराम ही करते रहती हूँ। लेकिन आप ये कैसे भूल जाती हैं मम्मी जी कि मैं रोज सुबह 5 बजे उठती हूँ, सबका चाय नाश्ता करती हूँ, सबके लिए टिफिन बनाती हूँ और समय समय पर आपकी दवाइयाँ आपको देती हूँ। इतना ही नहीं मम्मी जी, दोपहर के खाने से लेकर शाम के खाने तक की तैयारी ये सब मैं खुद ही अकेले करती हूँ। आप तो कभी किसी चीज में मदद भी नहीं करती मेरी। और मेरे आने के बाद आपने तो घर में लगी काम वाली बाई भी छुड़वा दी है। अब आप ही बताइए, अगर मैं ये सब काम नहीं करती तो कौन करता है? अरे सुबह की चाय से लेकर रात के खाने तक मैं ही अकेले एक पाँव में खड़ी होकर सारा घर संभालती हूँ। उसके बाद भी आप मुझे कहते हैं कि मैं करती ही क्या हूँ। अरे कई बार तो मेहमानों के आने जाने की वजह से मुझे अकेले इतना काम हो जाता है कि किचन में खड़े खड़े मेरे पैर भी सूज जाते हैं। लेकिन तब भी आपको दया नहीं आती है। लेकिन फिर भी मैंने आप लोगों से कोई शिकायत नहीं की। मम्मी, नानी, जब मैं बड़ी होंगी तो मेरी शादी ऐसे घर में करना जहाँ मेरी कोई ननद या सास ना हो। क्यों बेटा, तुम ऐसा क्यों बोल रही हो? मम्मी, मुझे हमेशा से ही मामी जी के लिए बहुत बुरा लगता है जब आप गिफ्ट के नाम पर मामी जी के मायके से जो भी उपहार आता है वो उनसे ले लेती हैं। लेकिन फिर भी बेचारी मामी जी आपसे कुछ नहीं कहती हैं, चुपचाप अपना सारा सामान आपको दे देती हैं। लेकिन फिर भी आप और नानी हमेशा मामी की ही बुराई करते रहते हैं। आई एम सॉरी बेटा, प्लीज तुम ऐसा मत बोलो और आके अपनी माँ के गले लग जाओ बेटा। आई एम सॉरी भाभी, आप इतने सालों से बर्दाश्त कर रही हैं लेकिन फिर भी कभी आपने जुबान नहीं खोली। भाभी, मैंने और माँ ने कभी आपका दर्द नहीं देखा, लेकिन मेरी बेटी जो अभी उम्र में बहुत छोटी है उसने शायद आपका दर्द महसूस किया और आज उसकी ही वजह से मेरी आंखें खुल पाई भाभी कि मैंने आपके ऊपर कितना अत्याचार किया है। हाँ बहू, मुझे भी माफ कर देना। अरे काजल की सास और मेरे में अंतर ही क्या रह गया? मैं भी तो हमेशा तुझे परेशान करते आई हूँ कि तू अपने मायके से उपहार लेकर आ। मुझे माफ कर देना बहू। मैं तो ये बात भूल ही गई थी कि बहू भी किसी की बेटी है। आज जब मैंने अपनी बेटी का दुख देखा तब मुझे तुम्हारे दुख का एहसास हुआ बहू। मम्मी जी, आप लोगों को आपकी गलती का एहसास हुआ, मेरे लिए यही काफी है। आप लोग बैठिए, मैं आप लोगों के लिए भी खाना बनाती हूँ। भाभी, मैं भी आपके साथ चलती हूँ। मैं इस घर की बेटी हूँ, कोई मेहमान नहीं। मैं आपकी मदद करती हूँ खाना बनवाने में। मम्मी और मैंने आपको कभी सम्मान नहीं दिया भाभी, इसलिए मुझे लगता है आज आप आराम से बैठिए, मैं ही सबको गर्मा गर्म खाना बनाकर खिलाती हूँ। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोगों को हमारी ये कहानी जरूर पसंद आई होगी। यदि कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें और इसी तरह की मोरल स्टोरीज देखते रहने के लिए हमारे चैनल बालाघाट की बेटी को सब्सक्राइब करें।